हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस समय संरचना देख रहे थे, ग्लूकोज की संरचना कैसे होता, फ्रैक्टोज कैसे होता, माल्टोज क्या होता, गैलेक्टोज क्या होता। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी। समस्याएं तभी आ सकती हैं जब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे, तब आपके लिए समस्याएं काफ़ी आ सकती हैं। और जो लोग वीडियो लगातार देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल भी समस्या आने वाली नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्च। ठीक है, आखिरकार स्टार्च की संरचना कैसे बनती है। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं स्टार्च की संरचना कैसे बनती है। ठीक है, कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर अवश्य करिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो, पूरा डायग्राम बना के रख दिया गया है, केवल आपको समझाना है। बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि कैसे कैसे डायग्राम बना है। बस स्टेप बाय स्टेप जो हम कहते चल रहे हैं आप अच्छे सुनिए ध्यान से और अच्छे से वीडियो को समझिए। ठीक है, देखो स्टार्च होता क्या है, या अल्फ़ा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। क्या होता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। यानी इसका जो बनावट होती है किसके द्वारा होती है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। यहाँ पर जितने देख रहे हो, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ऐसे पीछे भी होता चला जाता है। बहुलक मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पर स्टार्च को बनाने के लिए जिसका योगदान होता है वो क्या होता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या होता है यहाँ पर? अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसका एक बहुलक होता है। ठीक, या दो घटकों से मिलकर बनता है। अगर बात करें स्टार्च किस किस से चीज़ों से मिलकर बनता है, तो यह दो घटक से मिलकर बनता है। क्या? स्टार्च दो घटकों से मिलकर बनता है। कैसा कैसा? एक का नाम है एमिलोस। क्या नाम है? एमिलोस। और दूसरे क्या नाम है? एमिलोफैक्टिन। क्या नाम है? एमिलोफैक्टिन नाम है। ठीक है, इन दोनों का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। तो क्या बात समझ में आया? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च या अल्फ़ा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, या दो घटकों से मिलकर बना होता है। देखो, यहाँ पर हम स्टार्च की डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार स्टार्च क्या होता है। यहाँ पर हम लोग अभी संरचना सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसकी डिफिनेशन और सब कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च कैसे बनता है, तो स्टार्च के लिए अल्फ़ा डी ग्लूकोज का बहुलक होना चाहिए। अल्फ़ा डी का बहुत सारी संरचना होनी चाहिए अल्फ़ा डी का, और बहुत सारी अपन संरचना क्या होती हैं, मिल जाती हैं, तो किसका निर्माण करती हैं? स्टार्च। लेकिन उसमें भी स्टार्च में दो घटक की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? यहाँ पर एक होता है एमिलोस, एक होता है एमिलोपैक्टिन। ठीक है, देखो एमिलोस क्या होता है, सुन दो। एमिलोस क्या होता है? या जल में घुलनशील स्टार्च का, क्या? घुलनशील स्टार्च का 15 से 20% भाग अल्फ़ा डी ग्लूकोज की श्रृंखला होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एमिलोस 15 से 20% स्टार्च का होता है। कितना होता है? एमिलोस क्या होता है? 15 से 20% किसका होता है? स्टार्च का होता है। और क्या है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज की संरचना होती है। ठीक है, लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, देखो लंबी क्या लिखा है? श्रृंखला होती है। ये इसको कट कर दे यहाँ से, ये ठीक है। क्या होता है? या जल में घुलनशील स्टार्च का 15 से 20% भाग अल्फ़ा डी ग्लूकोज की श्रृंखला होती है। यानी एमिलोस में केवल स्टार्च का 15 से 20% ही हिस्सा मिलता है। ठीक है, और संरचना कैसे बनती है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज की श्रृंखला होती है। आप देखो ध्यान से, ये आप देख पा रहे हो, ये भी अल्फ़ा डी है, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा। देखो तीनों सेम सेम है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे इधर भी होता है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। देखो लिखा क्या है? अल्फ़ा डी का एक बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक मतलब बहुत सारे। क्या? बहुलक मतलब होता है बहुत सारे। बात समझ में आया? तो आप कितनी लंबी श्रृंखला बना दी कोई मतलब, इसलिए 3 बना के आपको दिखा दिया। ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा। तो सबसे पहले आप काम करिएगा अपने कॉपी में, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, फिर अल्फ़ा डी ग्लूकोज, फिर अल्फ़ा डी ग्लूकोज बना लीजिएगा। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला इसको बोलते हैं पहला, और यहाँ 2 3 4, पहला चौथे के साथ और पहला चौथे के साथ। यानी यहाँ से ये OH को लेकर बाहर निकल जाएगा, ये O बचेगा, अभी सिखाया था, ये जस्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ देखो ये पहला हो, इसके लिए चौथा है, यहाँ से OH को लेकर बाहर निकल जाए, O बचेगा, तो O को हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो बात समझ में आया? O को हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसको बड़ा दिखा देते हैं थोड़ा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं लगी कैसे किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पर क्या था? OH, यहाँ भी OH। एक OH को लेकर बाहर निकल, H2O बाहर चला गया, बचा O, इसके साथ बैलेंसिस बचा, पेयर बना लेता है, इनके साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? जुड़ गया। ठीक है, ऐसे आगे इधर ध्यान दीजिए, ये वाला H हट जाता है, यहाँ से कोई OH लेकर निकल जाएगा, तो यहाँ से O ऐसे बढ़ जाएगा आगे, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ऐसे श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती। यहाँ पर देखोगे तो ये जो OH होगा,
ये एक H को निकल गया होगा लेकर, तो यहाँ पर O ऐसे श्रृंखला ये ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इतना, ये पूरा ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ पर CH2OH है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइन में कर दिया गया है ये किसका है, एमिलोज का होता है, ठीक है। बात समझ में आया। इसमें अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी ग्लूकोज ऐसे मिलते चले जाते हैं, और पहला चौथा पहला चौथा पहला चौथा पहला चौथा ऐसे ही HOH को लेकर बाहर निकल जाता है, बचता है O ये जो यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, बचा O, तो इनके बीच में जुड़ जाता है, ऐसे यहाँ जुड़ जाता है, ऐसे यहाँ जुड़ जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आप क्या करिएगा, ये बना लीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। फिर अल्फ़ा डी बनाइएगा, ठीक है। क्या करिएगा, फिर अल्फ़ा डी बनाइएगा ये, ठीक है। तो क्या करिएगा, यहाँ वाले से इसको ऐड कर दीजिएगा, फिर यहाँ वाले से इसको ऐड कर दी, ऐसे बनाते हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बात करते हैं एमिलोपेक्टिन की, ठीक है प्यारे मित्रों। बात करते हैं कि एमिलोपेक्टिन क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी अल्फ़ा डी बनाते चले जाओ, बस पहला चौथा समझ रहे हो। पहला चौथा मतलब देखो काउंटिंग करो, देखो यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। देखो पहला, इसमें काउंटिंग करो 1 2 3 ये चौथा, देखो पहला चौथे से मिल रहा है, फिर पहला ऐसे चौथे से मिलेगा। यानी इसमें क्या होता है, मैं लिख दे शॉर्ट में, पहला किसके साथ करता है, चौथे के साथ। OH क्लियर हो गया। चलो एमिलोपेक्टिन क्या होता है, देखो यह जल में अघुलनशील स्टार्च का, इसमें क्या था, घुलनशील स्टार्च का, इसमें अघुलनशील स्टार्च का 80 से 85% भाग किसका होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की श्रृंखला होती है, ठीक है। ऐसी श्रृंखला होती है जो अघुलनशील स्टार्च का होता है। कितना हिस्सा होता है, 80 से 85% स्टार्च का। अगर कोई पूछता है एमिलोस में कितना परसेंट स्टार्च का होता है, कितना होता है, 15 से 20% स्टार्च होता है। और एमिलोपेक्टिन में क्या होता है, 80 से 85% किसका होता है, स्टार्च का होता है। और दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, आपका स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं, देखो ध्यान से, ये अल्फ़ा डी ये अल्फ़ा डी, देखो सेम है। तो एक श्रृंखला ऐसी बनाई, दूसरी उसी के नीचे बना देंगे, ठीक है। एक श्रृंखला ये अल्फ़ा डी ये भी अल्फ़ा, सब यहाँ पर जितने हैं ना, सब यहाँ पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैं। ये वाला भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये वाला भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। तो एक श्रृंखला ऐसी बना देंगे। ध्यान दो, एमिलोपेक्टिन बनाने का तरीका सीखो, ठीक है। अल्फ़ा डी बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे ऐसी अल्फ़ा डी बना दिया। अब यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ से ये देखो, यहाँ से OH हट गया, इस H को लेकर O बचा, O इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब यही हाल इसमें भी होता है। ये OH किसी H को लेकर निकलेगा तो कहीं ना कहीं O आएगा, ऐसे जुड़ेगा आगे चल के, ठीक है। अब बात आती है सर इधर क्यों नहीं लिखा गया है। तो इसका जो एमिलोपेक्टिन होता है, इसका क्या होता है, इसका पहले कार्बन से किसके साथ रिएक्शन होती है, छठवें कार्बन का। इसका पहले कार्बन के छठवें कार्बन के साथ रिएक्शन होती है। छठवां कार्बन कौन सा, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले साथ होगा। इसको ऐसा अरेंज किया जाएगा कि एक अल्फ़ा डी यहाँ रखेंगे, एक अल्फ़ा डी यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये वाला ऐसे यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, O बचेगा, O यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, H निकलेगा OH को लेकर, O यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, O यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात फिर समझे ध्यान से अच्छे से कि एमिलोपेक्टिन कैसे होता। आप काम करेंगे, ऐसे बना देंगे अल्फ़ा डी, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से अल्फ़ा डी ग्लूकोज बन गया। अब यहाँ पर देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन होता है, ये चौथा, ये पाँचवा और छठवां। यहाँ पर देखो काउंटिंग 1 2 3 4, ये 5 और ये वाला 6। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ये H जो होगा इस OH को लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो H है इस OH को बाहर निकल लेकर जाएगा, तो क्या यहाँ से हट जाएगा, ये देखो यहाँ से हट गया, ध्यान देना अच्छे से। तो क्या होगा, ये O इसके साथ जुड़ जाएगा। बस ये इतनी समझना है आपको। क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ, काम करिएगा, अल्फ़ा डी बनाइएगा, अच्छा ठीक है। आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले कार्बन वाले के OH से ही आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। किससे करानी है? नीचे जो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज की जो श्रृंखला दिख रही होगी उसके छठवें वाले से, क्या होने से? छठवें वाले से। छठवें में क्या है? CH2OH था। तो यहाँ पर क्या था? ध्यान दो, यहाँ पर कुछ ऐसा था, यहाँ पर OH था, छठवें वाले क्या था? CH2OH था। तो ये OH इस H को लेकर क्या होगा? निकल जाएगा। जल निकल गया, लो निकाल दिया, H2O बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया ये बचा ना, तो ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। देखो जोड़ दी है ना इसके साथ। तो बस हमेशा ध्यान रखना, एमिलोपेक्टिन में पहले कार्बन ऊपर वाली जो चैन होगी उसमें पहले कार्बन से, जो नीचे वाली होगी उसमें छठे कार्बन से आपको O के साथ में बंध बनाना है, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या हम इसी साथ बना सकते? नहीं, आप इस चैन को पीछे कर लीजिए, ये वाला यहाँ ले आइए, आप इससे कर लेंगे। आप इसको थोड़ा और आगे कर ले आइए, आप इसको और आगे कर लीजिए, ये वाला इसके कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाली जो चैन होगी वो भी अल्फ़ा डी का होगा, नीचे वाली जो चैन होगी वो भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज की होगा। बस ऊपर वाले में जो चैन होगा वो हमेशा C1 के साथ में होगा और नीचे वाला जो होगा हमेशा C6 में साथ में क्या कराओगे? रिएक्शन कराओगे, तभी क्या होगा? जल बाहर हो जाएगा। और सब जगह वही है, देखो ये सब तो वही है, ये सब देखो O वाला तो वही है, ऊपर वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ये पूरा हो गया एमिलोज, ये जो नीचे वाला बन गया पूरा क्या बन गया? एमिलोपेक्टिन। तो किसकी संरचना बन गई? पूरा आपकी स्टार्च की। तो इन दोनों से मिलकर आपकी क्या बनती है? स्टार्च की संरचना कंप्लीट होती है। बात समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बातों को, क्या ध्यान सुनिएगा। एमिलोज में डी अल्फ़ा ऐसे बढ़ता चला जाता है, पहला चौथे के साथ, पहला चौथे के साथ, पहला चौथे के साथ जुड़ता चला जाता है। नहीं आया वो वीडियो को बैक करके बार फिर देख ले, आ जाएगा, ठीक, परेशान नहीं होना। नीचे क्या है? अल्फ़ा डी ऐसे बनाना है, नीचे भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनाना, बस ऊपर पहले वाले कार्बन के साथ, ठीक, नीचे छठवें वाले कार्बन साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको चाहता मैं इन दोनों को यहाँ लगा देता, इसको यहाँ ले आता, ये वाला इसके साथ कर लेता। आप चाहो इसको इसके नीचे लिखो, इसको यहाँ लिखो, ये वाला यहाँ लिखते, ये CH2OH इस OH के साथ रिएक्शन कर लेता। बात समझ में आ गया ना? तो ये हुआ। तो इस जो आप ये सब बॉन्ड जो देख रहे हो, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड देखो, यहाँ पर जो बॉन्ड देखे, इसको बोलते हैं अल्फ़ा बंध। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्फ़ा बंध बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा बंध इसलिए बोला गया क्योंकि किसका प्रयोग किया जा रहा है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का प्रयोग कर, इसलिए इस बंध को बोलते हैं अल्फ़ा बंध। तो ये हुआ आपका स्टार्च की संरचना कंप्लीट हो गई। बस ध्यान ये रखिएगा, एमिलोज में पहले चौथे के साथ, पहले चौथे एमिलोपेक्टिन में क्या होगा? जो पहले श्रृंखला होगी उसका पहले कार्बन से, जो नीचे वाली श्रृंखला होगी छठवें कार्बन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोग इसको शेयर अवश्य करिए, ठीक है। मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट, सेलुलोज। क्या? सेलुलोज। तो देखो सेलुलोज का डायग्राम कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सेलुलोज के लिए बीटा डी ग्लूकोज क्या होना चाहिए? बीटा डी ग्लूकोज क्या होना चाहिए? बीटा। ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। तो इनको इस तरह अरेंज किया गया है ताकि आपको रिएक्शन करने में आसानी हो, ठीक है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको अवश्य आएगा। बस आपको ध्यान रखना अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये चीज़ बनाना आना चाहिए बस, और तो रिएक्शन कंप्लीट है। बस देखो सेलुलोज आ गया, आपके मन में याद होना चाहिए सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होगा, कितने होंगे? 3 होंगे, बस काम खत्म हो गया। और इनकी रिएक्शन जो होगी वो पहले कार्बन के साथ, सुनो ध्यान से अच्छे से, पहले के चौथे के साथ में, किसके साथ में? चौथे का। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, ये चौथा हो गया, एक ये, देन इसका इसके साथ होगा। फिर यहाँ पर देखो ध्यान दो, 1 2 3 4, ये 4 है, इसके साथ ये पहला है। बात समझ में आ रहा है? काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, ये 5 और 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखो पहला किसी और के साथ करेगा, ये देखो ये पहला चौथे के साथ करेगा, ये पहला ये चौथे के साथ करेगा। कैसे करेगा आपको पता है? ये H इस OH को लेकर बाहर निकल जाएगा, इसको मिटा देते हैं समझने के लिए, लो हटा दिया, ये इनके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। आप लंबा करके ऐसे बना सकते हो दिखाने के लिए, ये O हो गया, ठीक है। आप सीधा बने, कोई दिक्कत नहीं है। ये OH इस H को लेकर निकल गया, लो निकल गया, तो बचा O, इनको ऐसे बढ़ा के O लिख दिए। ऐसे जाहिर सी बात है ये वाला H किसी
मतलब पहला चौथे साथ करके ये भी किसी साथ कहीं ना कहीं ऐसे निकल लेगा, मतलब चला जाएगा। ये वाला चौथा है ना, ये भी आगे बनेगा तो पहले के साथ करेगा, तो ये भी ऐसे करके कहीं ना कहीं किसी के साथ में लेकर ऐसे निकल जाएगा। तो बात समझ में आ गया। बीटा डी बीटा डी बीटा डी, पहला चौथे साथ, पहला चौथे साथ, ऐसे यहाँ पर चौथा तो यहाँ कहीं ना कहीं पहला होगा तो पहले चौथा, जैसे यहाँ पर पहला है तो ऊपर कहीं ना कहीं चौथा होगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो किसका होता है, ये सेलुलोज का होता है, ठीक है। इसमें किसका योगदान होता है, बीटा डी ग्लूकोज को कितने 1 2 3 लेते हैं यहाँ पर, पहला चौथे साथ, पहला चौथे साथ। आप जानते हो HOH को लेकर बाहर निकलेगा तो जल बाहर हो जाता है, तो जल को बाहर दिखाने की कोनो आवश्यकता नहीं, हटा दो मिटा दो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज से संरचना यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षक दृष्टि से बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर क्या सिखाया गया, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप उसको अवश्य देखेंगे, और अगर चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ताकि जो भी वीडियो बनाया जाएगा आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेल आइकन की जो बटन दी उसको आप बिल्कुल हिट कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जो भी बनाया जाए आपके पास एक मैसेज के ज़रिए पहुंच सके कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बन चुका है, आप उसको अवश्य देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम तब भी आती है वीडियो में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को पढ़कर समझकर आपके डाउट को क्लियर अवश्य कर दिया जाएगा।